सैलरी में नहीं सुन पा रहा मुझे। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा। वो ना ईयरफोन मैंने लगाया था तो थोड़ा सा वो ना बेचारा डैमेज्ड है वो। अच्छा, तो अच्छा। तो मैं जैसे बोल रहा था कि जेनकिंस, एक तो हम लोगों ने जो रोहित ने बताया कि हमने इंस्टॉल किया था, और कि उसकी क्या प्रीरिक्विसाइट है, जैसे कि जावा होना चाहिए, हुँ, बिकॉज इट्स हुँ। अ जावा एप्लीकेशन। तो हुँ, हमें हुँ। इंस्टॉलेशन वगैरह तो बताया, बट कैसे जॉब्स क्रिएट करनी है और कैसे उसको बिल्ड करना है और कैसे जॉब्स बनानी है और मास्टर स्लेव, जो आपने भी बताई थी चीजें, तो वो बहुत अभी डेप्थ में तो नहीं पता, लेकिन ये एक मोटा मोटी ये पता है कि भाई ये एक CI/CD टूल है, हुँ, हुँ। और जो कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मतलब कि ये है कि बेसिकली देयर आर मल्टीपल डेवलपर इन योर टीम हुँ, सपोज। हुँ। तो सबको अपना अपना एक मॉड्यूल मिला हुआ है, तो वो क्या हुँ, करेंगे कि अपना एक सिंगल रिपोजिटरी होगी शेयर्ड, हुँ। जिसमें कि वो लोग अपना कोड लिखा और उसको वहाँ पे रिपोजिटरी में रख दिया ना। हुँ, और हुँ। फिर उससे ये चीज बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई आपको जो यूनिट टेस्टिंग है वो एक पूरे कोड का, बहुत बड़े एक कोड का जो है, आपको डिबगिंग नहीं करनी होगी और टेस्टिंग वगैरह नहीं करनी होगी ना, पीसेस हुँ, में यू कैन डू इट। हुँ। हुँ, और जो कि एक बहुत ही लेंदी टास्क नहीं होता है। और हुँ। फिर जितना जितना होता मतलब सब लोग अपना रखते, कमिट करके वहाँ रिपोजिटरी में रखते हैं, और वो अपने आप दे दे क्रिएट अ जॉब, एंड जॉब अपने आप उसको तो क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट करती है ना। तो ठीक वो है। थोड़ा सा इसमें इजी रहता है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम डिप्लॉयमेंट्स वगैरह, जो पहले क्या था कि मैनुअल था, उसको हम इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर जेनकिंस टूल, हुँ, है ना। और इससे क्या है कि एक बिल्ड जो है वो भी आपका फास्ट और एफिशिएंट हो जाता हुँ, है हुँ। ना। और बिल्ड को भी हमने इसमें सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया एक तरह से विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। और जैसे जेनकिंस तो इट्स अ फेमस फॉर CI एंड CD, हुँ, हुँ। बट इसके अलावा भी जैसे कुछ टूल्स हैं लाइक टीम सिटी, बम्बू और हटसन, इस तरह हुँ, के, हुँ। जो कि हटसन, जो कि आई थिंक बम्बू का ही हटसन एक नेक्स्ट वर्जन है ना, हुँ, जो हुँ। कि बम्बू है। तो इस तरह से जो है ना जेनकिंस इट वर्क्स, बट अभी डेप्थ में और भी सारी चीजें हम लोग को करनी है, जैसे कि मतलब थ्योरी पता है, बट उसमें हमें कैसे कैसे हमें जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, फिर सर्वर से उसको कैसे हुँ, लिंक हुँ। करना है, कि सपोज मैंने कोई स्क्रिप्ट बना दी और उसको किसी अपाचे या किसी सर्वर से हमें उसको ब्राउजर में ओपन करके देखना है कि वो पर्टिकुलर जो हमारी स्क्रिप्ट है दैट इज वर्किंग और नॉट। और हुँ, फिर हुँ। कैसे हम जेनकिंस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जब भी हम उसको हिट करें तो वो हमें मतलब लेटेस्ट उसको दिखाए। हुँ, तो हुँ। और कैसे बाकी मास्टर स्लेव कैसे वर्क करता है, वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल अभी करने की जरूरत है। तो इतना बेसिक मेरे को पता है थोड़ा मोटा, है ना। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, पहले ना जेनकिंस समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब जेनकिंस नहीं था तब क्या था। ठीक है। बेसिकली मैंने वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है जहाँ पर कि जेनकिंस नहीं था। ठीक है, तो अभी भी आप जहाँ पर काम कर रहे हो आप ये समझ लो कि जेनकिंस वहाँ पे नहीं है। अगर जेनकिंस आएगा तो आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था कि मान लो कि हमारे पास ना 3 स्टेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? डेव एनवायरनमेंट है, क्यूए एनवायरनमेंट है और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है। अगर अभी हम जेनकिंस नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं, तो हमारे पास जो डेव एनवायरनमेंट है, हम सब जानते हैं कि डेव एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि इसका जो मशीन का ऑनर होगा, है ना, वो डेवलपर होगा, है ना। डेवलपर को यहाँ पे आप रूट एक्सेस दोगे और डेवलपर गूगल करेगा। ठीक है, और जो भी एप्लीकेशन उसको डिप्लॉय करनी है उसके रिगार्डिंग वो जितनी भी चीज़ें उसको चाहिए होंगी वो यहाँ पे अपना डाउनलोड करता रहेगा। ये हम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जबकि डेवऑप्स भी नहीं है, कोई ऑटोमेशन टूल भी नहीं है, आप एक सिस्टम एडमिन हो और आपका काम सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना और रिलीवेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, बस। ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब डेवलपर ना एक
वेबसाइट बना रहा है, मान लो लेट्स से ये एक वेबसाइट बना रहा है फ्लिपकार्ट, है ना। ये ट्रेडिशनल वेबसाइट है और ट्रेडिशनल कोड्स लिखे हुए हैं इसमें, है ना, एक ही पेज पे सब कुछ वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। डेवलपर क्या करता है, जब ये जावा का है वेबसाइट, ठीक है, तो बेसिकली आप जब भी जावा के कोड को बिल्ड और कंपाइल करोगे ना, बिल्ड कम और कंपाइल में ना कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है। बिल्ड अगर आप कर कोई भी चीजों को करते हो, बेसिकली किसी कोड को, तो वो क्या करता है कि उसके जो रिलेवेंट जो भी डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज है ना, हर एक कोड का अपना कुछ लाइब्रेरी होता है जो कि वो रन टाइम पे डाउनलोड कर लेता है, जो कि उसको चलने के लिए चाहिए, ठीक है। तो बिल्ड के टाइम पे वो उस रिलेवेंट लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। अब बिल्ड करने के बतेरे तरीके हैं। जब कोई टूल नहीं हुआ करता था ना, और आज के डेट में भी डेवलपर्स क्या करते हैं कि अपने लैपटॉप में ना, उनका जो लैपटॉप होता है उसमें वो खुद ही वैसे टूल्स डाल के रखते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस टूल है इक्लिप्स, ठीक है। ये मल्टी टैलेंटेड टूल है। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करता है, नोड को और जावा को, है ना, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करता है। तो दिस इज जस्ट ए टूल। जैसे कि मेरे पास एक टूल है स्क्रीनोमेटिक, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उसी तरह उनके पास ये वाली टूल है। इस टूल में क्या करते हैं कि वो अपने रॉ कोड जो उन्होंने लिखा है उसको वो डाल देते हैं, और जब उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल बटन होता है, तो वहां से वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होना स्टार्ट हो जाता है, और जो भी डिपेंडेंसी होती है वो मांगता रहता है कि ये वाली जार डाउनलोड करके दो, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, फिर ये वाली जार दो, ऐसे करके, है ना। तो वो चलता रहता है काम। जब वो कंपाइल कर लेता है पूरी तरह से कोड को, तो बेसिकली बिल्ड में डाउनलोड किया, है ना, और कंपाइल में पैकेज किया। यही होता है बिल्ड और कंपाइल, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो जब कंपाइल करते हैं ना, तो उसमें पैकेज करते हैं, बेसिकली पूरे कोड को पैकेज करते हैं। तो पैकेज करने का जो तरीका होता है उसको आप अर्काइव भी बोल सकते हो। तो उसको या तो जिप बना देता है पूरे कोड को, या फिर जार बनाता है, या फिर वार बनाएगा, है ना, ऐसे करके वो बनाता है। तो जावा बेसिकली तीन चीजें सपोर्ट करता है, जिप, जार, वॉर। ये तीन तरह के अर्काइवल को सपोर्ट करता है। अब आप लोगों ने देखा था जब हम लोग कंटेनर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम वो चला रहे थे जावा माइनस जार, और उसके बाद स्नैपशॉट डॉट जार, ऐसे करके चलाते थे, तो जावा वाली एप्लीकेशन चलने लगती थी। तो अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जार कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो आप लोगों को पहले से भी पता है कि जावा माइनस जार कमांड से जार डिप्लॉय हो जाती है। डिप्लॉय का मतलब उसको रन करना, जो भी कोड है आपके पास में उसको एग्जीक्यूट करना किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर में, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। दैट्स इट। जो वॉर होती है, वॉर फाइल, है ना, ये भी एक तरह की अर्काइवल है ना। तो इस तरह का जो अर्काइवल होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि इसको चलाने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर चाहिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन सर्वर नहीं है, तो आप इस तरह की अर्काइवल को नहीं चला सकते हो, वॉर फाइलों को, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, तो अब चूंकि ये जावा की एप्लीकेशन है, तो बेस मशीन पे जावा भी होनी चाहिए, है ना? तभी वो एप्लीकेशन सर्वर चलेगी। सिमिलरली लाइक आपके मोबाइल में एंड्रॉयड या ओएस आईओएस होना चाहिए, तभी आप वो कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीजें चला सकते हो। सिमिलरली आपके मशीन पे जावा होनी चाहिए अगर आप जावा एप्लीकेशन सर्वर चला रहे हो, पाइथन होनी चाहिए अगर पाइथन एप्लीकेशन सर्वर चला रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन सर्वर चला रहे हो, उसके रिलेवेंट पैकेजेस आपकी मशीन पे होनी चाहिए। तो पहले क्या होता था कि डेवलपर ने एक इक्लिप्स में कंपाइल किया कोड को, ठीक है, एक वॉर फाइल बनाई और हमें दे दिया कि भाई डेव मशीन पे इसको डिप्लॉय कर दो, ठीक है। डेव मशीन पे हमने क्या किया, जावा डाला, एकदम सेम वर्जन जो वर्जन में इसने कंपाइल किया था डेवलपर ने अपने लोकल लैपटॉप में, और जो एप्लीकेशन सर्वर इसके यहाँ पे चल रहा था, सेम एप्लीकेशन सर्वर और सेम वर्जन हम यहाँ पे डालेंगे। हमेशा वर्जन स्पेसिफिक होंगे। अगर हमारा वर्जन ऊपर नीचे होगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे नहीं हो सकता है, ऊपर हो भी सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेवलपर 1.8 जावा के साथ में
कोड को कंपाइल कर रहा है और चला रहा है, तो आपके पास भी 1.8 जावा ही इंस्टॉल होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप 1.9 में जा सकते हो, लेकिन 1.7 नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो लोअर वर्जन होते हैं उसमें लाइब्रेरीज कुछ मिसिंग्स होती हैं, ठीक है, और जो अपर वर्जन होते हैं उसमें लाइब्रेरीज ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ पे हमेशा सेम वर्जन मैच कराना है या फिर अपर वर्जन मैच कराना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमें डेवलपर ने बोला कि भाई ये वॉर फाइल है, इसको आपको डिप्लॉय करनी है। तो हम उसको लेते थे, या तो वो अपलोड कर देता था एससीपी के थ्रू या बीन एससीपी के थ्रू। बहुत सारे टूल हैं जो कि सर्वर को आप एसएसएच करके कॉपी कर सकते हो अपने कोड को। तो पहले क्या होता था कि डेवलपर को हम दे देते थे एक जगह, है ना, वो वहां पर मान लो ओपीटी के अंदर में वो अपना कोड को अपलोड कर देता था वॉर फाइल को, ठीक है। वॉर फाइल को वहां अपलोड कर दिया, उसका काम खत्म, हमारा काम स्टार्ट हुआ। हम उस वॉर फाइल को लेके जाते थे, और अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन सर्वर चल रही है, लेट्स से हमारे पास एक एप्लीकेशन सर्वर चल रही है टॉमकेट, ठीक। तो टॉमकेट के पास ना अपना एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना। फोल्डर स्ट्रक्चर होता है इन द सेंस कि उसके पास बिन होती है जहाँ पर कि टॉमकेट की बाइनरीज होती है, फिर सर्वर होता है, फिर टैम्प होता है, लॉग्स होते हैं, और उसी तरह एक फोल्डर होता है इसके पास जिसका नाम होता है वेब एप्स। वेब एप्स। तो हम क्या करते थे डिप्लॉयमेंट में, हमें जो वॉर फाइल मिली है डेवलपर से, हम उस वॉर फाइल को चुपचाप से उठाते थे, है ना, और यहाँ पर वेब एप्स फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देते थे, ठीक है, abc.war। यही काम हम कर देते थे, ठीक है। जब हम ये काम कर देते थे तो हम बोलते थे भाई डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। अब जब भी डेवलपर अपनी वेबसाइट को हिट मारेगा abc.com को, ठीक है, तो उसकी की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी और ये टॉमकेट खुद ब खुद उस वॉर फाइल को खोल के कंटेंट सर्व करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये काम हम करते थे डेव मशीन पे। डेव पे जब देखता था डेवलपर कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है, क्यूए को दिखाना है, तो क्यूए को दिखाना है तो सेम कोड को हम मैनुअली यहाँ से इस मशीन पे एससीपी कर देते थे अगेन, है ना। अगर लिनक्स की है तो एससीपी कर दो, विंडोज की है तो कॉपी करो, ठीक है। जब यहाँ पर क्यूए टीम बोलता था हाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो सिमिलरली अगेन हम सेम प्रोसेस फॉलो करते थे और मैनुअली इस काम को दोबारा से यहाँ पे एससीपी कर देते थे, ठीक है। तो तीनों जगह पे सेम कोड डिप्लॉय हो जाता था, है ना। ये होता था कब, जबकि हमारे पास जेनकिंस नहीं था, तो हम ये काम मैनुअली करते थे, मैनुअली कमांड्स चलाते थे या फिर स्क्रिप्ट लिख लेते थे, है ना। तो इस तरह का काम हम करते थे। तो इस तरह के काम उस समय भी सीआई सीडी होता था, है ना। सीआई सीडी तो हो रहा है, उस समय भी तो डेवलपर रेगुलर बिल्ड कर रहा है, पैच में फिक्सेस कर रहा है ना, कुछ ना कुछ नया अपलोड कर रहा है हर रोज, और कोई गिट गुड फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, और मैनुअली सब चीजें चल रही हैं। ऐसा चल रहा था, लेकिन इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम्स ये होती थी कि अब मान लो रोशन छुट्टियों पे चला गया, ठीक है, और रोशन के पास ये ऑनरशिप थी ये करने की। समटाइम्स ऐसा हुआ कि रोशन ने किसी को बताया नहीं कहाँ पर क्या कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो वहां बड़ा हेडेक हो जाता था कि अरे यार प्रोडक्शन पे जब डिप्लॉयमेंट करनी है तो रोशन होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ से पहले बैकअप लेनी है कोड का और उसके बाद फिर वहां पे रिप्लेस करना है कोड को, ठीक है। और 100% यहाँ पे ना डाउन टाइम तो होगा ही होगा, क्योंकि क्या होगा कि रनिंग कोड का बैकअप होगा, ठीक है, पहले उसको कहीं और डाल देंगे उस कोड को बैकअप नाम के फोल्डर में, ठीक है। फिर उस पूरी डायरेक्टरी को डिलीट मारेंगे, rmf करेंगे। जब पूरा क्लीन हो गया, है ना, तब वहां पर यहाँ से कोड को मूव करके आगे भेज देंगे यहाँ पे। तो ये काम ना बड़ा ही टाइम टेकिंग हुआ करता था, बहुत डिफिकल्ट और बहुत टाइम टेकिंग काम था। फिर हमने क्या डिसाइड किया कि यार इतने सारे टूल हैं, है ना, तो एक काम करते हैं, एक टूल यूज करते हैं जो कि हमारे इसी काम को थोड़ा सा इजी वे में कर दे, ठीक है। तो इजी वे में इसी काम को करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम यूज करते हैं जेनकिंस। हम जेनकिंस से क्यों यूज कर रहे हैं, जेनकिंस हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये ना यूजर फ्रेंडली है।
सिमिलरली जैसे कि AWS का डैशबोर्ड आपके लिए यूजर फ्रेंडली है, आपको डैशबोर्ड देखने से पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है और कैसे उसको यूज करना है। उसी तरह जेनकिंस का जो डैशबोर्ड है ना, वो भी बहुत यूजर फ्रेंडली है। वहां पर आपको कोई भी काम करना है तो बहुत आसान है, मतलब यहाँ पर बिल्ड बनानी है, उसके बाद आगे कॉपी करना है, ये सारी चीजें जितनी स्टेप्स मैंने यहाँ पे करी हैं, ये सारी स्टेप्स आप वहां पर भी कर सकते हो। तो मैं भी आपको एक तरह जेनकिंस दिखाता हूँ जो मैंने डाला हुआ है अभी। तो अभी ये जेनकिंस है, बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। ये मैंने जॉब बनाई है इसलिए आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये आपको ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पर एक न्यू आइटम होती है, अगर आपको कोई भी नया जॉब बनाना है जेनकिंस में तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, न्यू आइटम्स। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देगा कि कितने तरीके के जॉब आप बना सकते हो। यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये सारे तरीके हैं, वे ऑफ जॉब क्रिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें फ्री स्टाइल में जाना चाहिए। फ्री स्टाइल में कोई भी किसी भी तरह का आ, वो नहीं होता है, मतलब ऑटोमेशन और ये सब चीजें नहीं है, है ना। वो फ्री स्टाइल जॉब है। ठीक है, तो फ्री स्टाइल का मतलब सब कुछ सामने दिखेगा, कोई ऑटोमेशन बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। ओके, आज अली भाई के नाम से जॉब बनाते हैं। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे ना जेनकिंस ने इस पूरे जॉब्स को ना डिवाइड कर दिया। यहाँ देखो मल्टीपल सेक्शंस में, है ना, बिल्ड ट्रिगर, बिल्ड एनवायरनमेंट, बिल्ड पोस्ट, बिल्ड एक्शंस, ये मल्टीपल ना स्टेप्स हैं बेसिकली। जिन स्टेप्स को आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक चीज हर जगह यूज नहीं होती है। ठीक है, तो पहला जो जनरल दिया है, तो जनरल में उसने बोला है कि आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख लो, क्योंकि अगर मान लो रोशन ने जॉब बनाई है और अंकु अगर आया वही जॉब को ढूंढने के लिए, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी जॉब है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, दिस इज टेस्ट जॉब, है ना। तो जब भी अंकु आएगा यहाँ देखने के लिए, तो उसको पता चल जाएगा कि अरे यार ये जॉब तो टेस्टिंग जॉब है। जैसे इस पे क्लिक किया, हाँ, अभी मान लो अंकु को पता नहीं था, उसने उसको ढूंढना था टेस्ट जॉब कौन सा है, तो वो उस पे क्लिक किया तो उसको दिख गया कि अच्छा अच्छा ये तो टेस्ट जॉब है। उसको यहाँ से पता चल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन दिया रहता है किसी जॉब के अंदर में। उसके बाद जब आपकी जॉब बन गई तो उसमें अगर कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन करनी है तो यहाँ पे कन्फिगर होता है, हर एक जॉब में ना एक बटन होता है कन्फिगर। उस पर आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन या कर सकते हो, कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना, वो चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा सेक्शन आता है सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है, सोर्स कोड मैनेजमेंट से पहले भी एक सेक्शन था यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन जनरल के बाद में, जिसमें कि आपके पास अगर कोई गिटहब प्रोजेक्ट का यूआरएल है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस यूआरएल को भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब हम थोड़ा सा आगे जब हम लोग चलेंगे ना तब हम देखेंगे। अभी तो इसको अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा ध्यान में। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पैरामीटराइज जॉब बनाते हैं, उसका यूज क्या होता है। सेकेंड सेक्शन में चलते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट। सोर्स कोड मैनेजमेंट में ना वो बाय डिफॉल्ट, अभी आप अगर आप कोई टूल नहीं डालते हो ना इसमें, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें दिखेंगी, गिट और सब वर्जन, है ना। क्योंकि जब आपको याद होगा, आपने जब जेनकिंस इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना आपसे वो कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करवाता है कि जो उसकी यूनिवर्सल प्लगइन्स हैं वो आप डाल लो। तो बेसिकली जो जेनकिंस में सबसे बड़ा गेम होता है वो प्लगइन्स का होता है। अगर कोई भी काम आपको जेनकिंस में करना है किसी भी तरह की का, तो सबसे पहले आपको जेनकिंस की वो प्लगइन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। मान लो कि आपको AWS EC2 इंस्टेंस में EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, या फिर आपको AWS EC2 इंस्टेंस में आपकी जेनकिंस चल रही है, वहां से आपको GCP सर्वर पे कुछ भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए भी प्लगइन्स होती है कि GCP का प्लगइन डालो, उसकी ऑथेंटिकेशन करो। सिमिलरली EC2 का प्लगइन डालो, उसकी ऑथेंटिकेशन करो। तो हर एक चीज ना यहाँ पे प्लगइन का गेम है जेनकिंस में। और ये बहुत ही मतलब यूजर फ्रेंडली है, प्लगइन्स इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है जेनकिंस। और चीजें इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यही वजह है, क्योंकि यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना इट्स वेरी इजी। आप जैसे अभी बात हो रही थी, हमको बोला था कि हर एक चीज हमें गिट में रखना चाहिए, है ना, सोर्स कोड मैनेजमेंट गिट से करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 10 डेवलपर काम कर रहा है तो
क्या होगा कि कोड की ना वर्जनिंग होती रहेगी, है ना, लेटेस्ट कोड कौन कब किसने कमिट किया, वो सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गिट का यूआरएल होगा उस गिट के यूआरएल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट है गिट में तो फिर, और यूजर बेस्ड है कि ये यूजर से आप, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक यूजर होता है ना, जो जिसके पास थोड़ी सी परमिशंस होती हैं, लाइक एडमिन यूजर या फिर डेवऑप्स यूजर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक वो यूजर अकाउंट बनाती है जो कॉमन हो, जिसको कि हम लोग हर एक जगह एससीएम वगैरह में यूज कर पाए। ठीक है। तो मान लो कि वो यूजर एक रोशन यूजर है, तो उसको आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ से ऐड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी, तो वो कोड वोड डाउनलोड करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अभी हम इसको फिलहाल नन करते हैं और हम एक सिंपल सा एक जॉब बना के देखते हैं, है ना, कि कैसे आखिर हम कोई भी जॉब बना सकते हैं। तो हमेशा जॉब जब भी आपको बनाना हो तो आप इस सेक्शन में आओगे, बिल्ड स्टेप में। ठीक है। तो इसमें दो स्टेप्स हैं, बिल्ड और पोस्ट बिल्ड एक्शन। ठीक है। बिल्ड का मतलब ही पता चल गया कि यहीं पर कोई भी कमांड वगैरह एग्जीक्यूट होगी। पोस्ट बिल्ड का मतलब हो गया कि अगर आपको इसके बाद कोई नोटिफिकेशन भेजनी है या फिर किसी और जॉब को कॉल करना है ना, तो बिल्ड के बाद क्या होगा, इसलिए आप यहाँ पे पोस्ट बिल्ड एक्शन, आपको एक ऑप्शन होता है। ठीक है। तो पहले बिल्ड देखते हैं। बिल्ड में बाय डिफॉल्ट आपको इतनी चीजें मिलेंगी, इतने ऑप्शंस आपको मिलेंगे बिल्ड में। ठीक है। आप यहाँ से विंडोज की बैच कमांड चला सकते हो, सेल कमांड चला सकते हो, अगर कोई आपके पास ग्रेडल स्क्रिप्ट है तो आप वो भी चला सकते हो। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि एग्जीक्यूट सेल चलाने के बाद हमें क्या मिलता है। तो एग्जीक्यूट सेल बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ग्राफिकल, जो आपको जेनकिंस दिख रहा है ना, ये ग्राफिकल वे से आपके बेसिकली लिनक्स मशीन को ना एक्सेस कर रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी सेल की कमांड लिखोगे ना, वो सारी सेल की कमांड वहां पर आपके लिनक्स मशीन पे चलेगी। तो जैसे मैं लिनक्स की कमांड एक चला देता हूँ, इको हेलो फ्रेंड। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली इको कमांड चलाएगा मशीन के ऊपर में। जिस मशीन, कौन सी मशीन के ऊपर में चलाएगा, जिस मशीन पे ये चल रहा है उस मशीन को ये चलाएगा, उस मशीन के ऊपर में ये इको कमांड चला देगा। ठीक है। इसको अप्लाई करो और सेव करो। फिर आप यहाँ पे बिल्ड बटन है, इसको ट्रिगर कर दो। जब आप बिल्ड ट्रिगर करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में ही एक बिल्ड हिस्ट्री होती है, जहाँ पर कि आपको बताता है कि कितने नंबर का बिल्ड ट्रिगर हुआ है, किस डेट में ट्रिगर हुआ है ना। और ये आपको डिटेल मिल जाती है कि बिल्ड नंबर ये इतने टाइम में ट्रिगर हुआ है। ठीक है। इसके लॉग्स चेक करने हैं कि क्या कमांड चली है, क्या हुआ है इस बिल्ड के बारे में। आप कंसोल आउटपुट में जाओगे, कंसोल आउटपुट में आपको दिखा देगा सारा डिटेल्स, ये चला क्या था बेसिकली। आप देख रहे हैं यहाँ पर इको हेलो वर्ल्ड चली थी और उसका आउटपुट ये था, हेलो वर्ल्ड, है ना। अब जेनकिंस में एक बहुत ही कॉमन सी चीज होती है, वर्क स्पेस। ये जेनकिंस का अपना लैंग्वेज है वर्क स्पेस बोलने का। ठीक है। तो वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस बेसिकली वो लोकेशन होती है, वो वैसा लोकेशन जहां पर कि कोई भी जॉब जब आप बनाते हो ना, कोई भी जॉब, ये जितनी जॉब्स आपको दिख रही हैं ये सारी जॉब्स जो है ना एक फोल्डर स्ट्रक्चर में बन जाती है और वो एक जगह में जाके स्टोर हो जाती हैं। उस जॉब्स, उस प्लेस को वर्क स्पेस बोलते हैं। तो अभी हम जाके देखते हैं मशीन पे कि वर्क स्पेस जो दिखा रहा था वहां पर बेसिकली कैसा दिखता है अंदर में वर्क स्पेस।
वर्कस्पेस का लोकेशन क्या था? वार लिव जेनकिन। यहाँ जाओ, वर्कस्पेस में जाओ, चलो इसमें कंसोल आउटपुट में जाओ, यहाँ लिखा हुआ ना वार लिव जेनकिंस। ठीक है, तो वार लिव जेनकिंस। अच्छा, एक और चीज, ये जो वार लिव जेनकिंस है, ये बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी है जेनकिंस की। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जेनकिंस को जब चलाओगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जेनकिंस की होम डायरेक्टरी को। आपको अगर जेनकिंस ओपीटी फोल्डर के अंदर चलानी है तो वो हो जाएगी ओपीटी जेनकिंस, या किसी जेनकिंस यूजर के थ्रू चलानी है और उसी के होम डायरेक्टरी में रखना है तो भी कर सकते हो। मतलब जो भी आपको सूट करता है आप वहां पर जेनकिंस की होम डायरेक्टरी को बना सकते हो। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कि जेनकिंस के होम डायरेक्टरी में जब मैं आया ना, तो जेनकिंस के ये सारे फाइल्स फोल्डर्स मेरे पास अवेलेबल हुए। ठीक है, एक था जॉब्स, एक थी वर्कस्पेस। ठीक है, जॉब्स में क्या है, हमने जो भी जॉब्स के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस करी हैं, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। और वो कहाँ स्टोर हो रही है? config.xml के अंदर में। आपने जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ स्टोर होती है? जॉब्स के अंदर config.xml में। तो हमेशा याद रखना, ये लोकेशन इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि अगर आप माइग्रेट करते हो जेनकिन, मान लो ये EC2 इंस्टेंस पे मेरी जेनकिंस चल रही है, मुझे इसी जेनकिंस को उठा के किसी नए EC2 इंस्टेंस में डालना है, और जब मैं डालूं तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे जॉब्स, अगर मेरे पास 100 जॉब्स हैं तो 100 जॉब्स मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो जॉब्स का फोल्डर है ना, इस जॉब्स के फोल्डर से बिल्ड्स हटा दो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ config.xml उठानी पड़ेगी और config.xml को हम रिप्लेस करते जाएंगे एवरी टाइम। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा माइग्रेशन का स्टेप्स है, इसको याद रखना। config.xml में जॉब्स की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स होती हैं अगर आपको माइग्रेट करना है जेनकिंस को फ्रॉम दिस मशीन टू अदर मशीन। अब देखते हैं वर्कस्पेस। वर्कस्पेस वर्कस्पेस में बेसिकली क्या होता है? वर्कस्पेस में बेसिकली हमने जितनी भी जॉब्स बनाई हैं, ठीक है, उन सारे जॉब्स के जो कोड जब वो डाउनलोड करता है ना, जैसे मान लो अभी हमने अगर कुछ लिखा है अली जॉब्स के अंदर में, हमने कोई वैसे गिट गुट से डाउनलोड तो नहीं कराया है ना, तो बेसिकली क्या होगा कि अगर हम इसमें गिट से कुछ डाउनलोड करते हैं, हमारी कोई जॉब्स हो जहाँ पर कि हम गिट को यूज कर रहे हैं, तो जब गिट से डाउनलोड होता है तो वो इसी लोकेशन पर आकर के डाउनलोड होता है वर्कस्पेस में। तो ये बेसिकली जो कोड है ये गिट से डाउनलोड हो रहा है, इसलिए भी आपको यहाँ पर वर्कस्पेस के अंदर में वो जॉब दिखा है एग्जैक्टली कौन सा जॉब था जिसके लिए कोड डाउनलोड करना था। तो इसने ये फोल्डर डाउनलोड कर दी, बना दी CI/CD नाम से, और उसके अंदर गिट के सारी चीजें बता दें कि हाँ यहाँ पर आपका टोटल गिट का कोड है डेसिबल नाम से, डेसिबल डॉट गिट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये गिट से डाउनलोड हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो वर्कस्पेस में क्या रहा? वर्कस्पेस में हमारा बेसिकली जॉब्स जो कि डाउनलोड कर रहा है कोड, वो कोड सारा का सारा वर्कस्पेस में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गिट जेनकिंस ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मुझे कहाँ पर जाके कौन सी कमांड, मतलब क्या एक्शन मुझे लेना है। ठीक है, तो ये काम होता है वर्कस्पेस का। और जॉब्स वाली जो फोल्डर होती है उसका क्या काम होता है? जॉब्स वाली फोल्डर का काम सिर्फ ये होता है कि वो हर एक जॉब की अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती है, अगर मैंने इस जॉब के लिए एक कॉन्फ़िगर में लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये जॉब मुझे एग्जैक्टली सेम जॉब किसी और सर्वर पे चलानी है, तो मुझे वहां जाके ये हेलो वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं है अगर मैं ये कॉन्फ़िग फाइल को कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो। ठीक है, तो ये इतना सा हमने पढ़ा कि जेनकिंस में फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, और दूसरा वर्कस्पेस और जॉब्स फोल्डर्स का काम क्या है।
इसमें अभी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं है? नहीं रोशन भाई अभी तक। वेरी गुड। अब जेनकिंस में ना दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें ना दो पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है जेनकिन में। पहला पार्ट होता है जो कि हम सबको ही जानते हैं, वो CI/CD है ना, टास्क बनाना, जॉब को ऑटोमेट करना। एक तो ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जेनकिन का, जो कि वो भी हम ही टेक केयर करेंगे, और वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस का एडमिनिस्ट्रेशन। मैं चार्जर लगा। अब जेनकिंस के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या काम होता है, एक जेनकिंस अगर आप चला रहे हो तो आपको क्या क्या टास्क आ सकते हैं फ्यूचर में, और आपको कितना कुछ पता होना चाहिए जेनकिंस के बारे में। ठीक है, वो इससे पता चलता है कि जब आप जेनकिंस इंस्टॉल करते हो मशीन पे, है ना, तो बेसिकली अगर आप एडमिन हो, है ना, जेनकिंस का एडमिन का मतलब सुपर यूजर, जैसे रूट होता है उसी तरह से अगर आप वो हो, तो आप यहाँ पे मैनेज जेनकिंस जो है ना, इस पे आप क्लिक करोगे। आपको ये दिखेगा तभी जब आपके पास रूट की परमिशन होगी, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा ये। ठीक है, जब आप मैनेज जेनकिंस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये पेज खुल जाएगा, और ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पेज है जेनकिंस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। हम्म, मैं एक एक करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़े थोड़े वर्ड में। तो बेसिकली पहला है कॉन्फ़िगर सिस्टम। ठीक है, कॉन्फ़िगर सिस्टम में क्या है, अगर आप जेनकिंस में ना कभी भी, जैसे आपको मान लो SMTP कॉन्फ़िगरेशन करना है नोटिफिकेशन भेजने के लिए, है ना, और या फिर मान लो आपको कुबरनेटिस कॉन्फ़िगर करना है कि कुबरनेटिस के ऊपर में जेनकिंस चले, कोई डॉकर कंटेनर के ऊपर में जेनकिंस चले। ठीक है, मतलब कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन जेनकिंस को किसी पर्टिकुलर जो होता है ना, वो सिस्टम बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, कि अगर मुझे सिस्टम में कुछ चल रहा है तो उस चीज को मैं अगर कॉल करना चाहता हूँ जेनकिंस के अंदर में, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कॉन्फ़िगर, जो किसमें थे हम, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस में, राइट। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आपको वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे SMTP कॉन्फ़िगर करना है कि मतलब हर एक टास्क के बाद एक ईमेल नोटिफिकेशन हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर SMTP सर्वर जो मेरा होगा, है ना, मुझे उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। और नहीं तो अगर मैं मान लो कोई मैनेज सर्विस प्रोवाइडर से ले रहा हूँ, जैसे AWS के पास एक SES करके नोटिफिकेशन सर्विस है, अगर मैं उस तरह की कोई नोटिफिकेशन सर्विस, ईमेल सर्विस ले रहा हूँ, तो उसकी भी एक SMTP सर्वर की डिटेल्स मुझे यहीं पे पुट करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मुझे किसको भेजना है, मुझे यहाँ पे लिस्ट भेज लगाना पड़ेगा कि मुझे इन लोगों को ईमेल भेजना है, और कब कब भेजना है वो चीज़ें भी वहाँ पे मुझे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी है, तो उसके लिए आपको इस पेज पे जाना जरूरी है, कॉन्फ़िगर सिस्टम में। वो बेसिकली सिस्टम के स्पेसिफिक मशीन की कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, तो कॉन्फ़िगर सिस्टम में जाओगे। कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में बेसिकली क्या, किस चीज़ की सिक्योरिटीज आप लगाओगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सिक्योर जेनकिंस डिफाइन हु इज अलाउड टू एक्सेस यूज द सिस्टम। बेसिकली सिस्टम वाइज अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन पे जेनकिंस पे LDAP ऑथेंटिकेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन में ये समटाइम्स होता है कि ये कौन एक्सेस करेगा, है ना, कोई बाहर का बंदा नहीं एक्सेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो 80 पोर्ट पे जेनकिंस को डाल दिया है, तो वो कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है, तो कौन एक्सेस करे मेरे जेनकिंस को, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। बेसिकली जेनकिंस क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट जब वो इंस्टॉल होता है,
तो अपने साथ में वो ना एक छोटा सा डाटाबेस भी लेके आता है। फाइल बेस्ड डाटाबेस होता है वो वैसा वाला MySQL और RDS काइंड ऑफ डाटाबेस नहीं है, फाइल बेस्ड है ना। तो फाइल बेस्ड डाटाबेस में क्या होता है कि जेनकिंस को ना पता होता है कि मतलब आपने अगर 4 यूजर ऐड किए हैं तो मुझे वो मेरे फाइल में लिखी हुई है तो वही चारों यूजर एक्सेस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक एल्डर सर्वर है, वहां से ऑथेंटिकेशन मैं लगाऊं अपने जेनकिंस का, तो आपको फिर ये एल्डर यूज करना पड़ेगा, वहां पर एल्डर सर्वर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो जो भी एल्डर वाले जो यूजर होंगे वो ही सिर्फ और सिर्फ जेनकिंस को यूज कर पाएंगे, अदर यूजर्स नहीं कर पाएंगे जेनकिंस को यूज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट में ये जो रोल बेस दिख रहा है ये नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट इसको छोड़ के ये सारे ऑथराइजेशंस के तरीके, ये तरीका है ना, वे ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है। मैट्रिक बेस्ड ऑथराइजेशन के मतलब किसके पास क्या परमिशंस होनी चाहिए, इतना ये जेनकिंस खुद ब खुद दे देता है, ठीक है। लिगेसी मोड्स, और एक होता है एनोनिमस कि कोई भी आए कुछ भी कर ले, एनीवन कैन डू एनीथिंग ना। ये इसका मतलब कोई भी आएगा, इसमें कोई यूजर वूजर नहीं मांगेगा जेनकिन कि एडमिन यूजर हो या नहीं हो, सबको बोलेगा कि ठीक है तुम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। तो ये तो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज करो, है ना। ये बहुत ही सिक्योर नेटवर्क है आपका, आपको अपने नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि आप चाहते हो कि नहीं नहीं करने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, तो ये आप ये यूज करो, बट ऐसा होता नहीं है कभी भी। उसके बाद एक आते हैं रोल बेस्ड स्ट्रेटजी, ये ज्यादातर यूज होती है, इसलिए मैंने इसको आज कॉन्फ़िगर किया था। मैंने कैसे कॉन्फ़िगर किया था ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि डेव टीम जो है उसके पास सिर्फ जॉब्स देखने का हो, है ना। क्यूए टीम के पास भी वही हो, डेव टीम अपना डेव जॉब्स ट्रिगर कर सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह जॉब को ट्रिगर नहीं कर सकता है, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता है जॉब को। और क्यूए टीम जो होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ लॉग्स देख सकता है जॉब्स का, उसके पास बिल्ड बटन भी नहीं दिखनी चाहिए। तो उस तरह का अगर आपको परमिशंस के साथ में खेलना है ना कि किसको क्या परमिशंस होनी चाहिए, कौन से ग्रुप को क्या परमिशन होनी चाहिए, तो वहां के लिए आपको ये रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी आपके काम आने वाली है, ठीक है। वो कैसे होता है, उसके लिए भी बस 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि जेनकिंस हर एक जगह पे क्या होता है, जेनकिंस में प्लगइन्स यूज होती है एवरी टाइम, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी यूजर को, अदर यूजर को। तो एक यूजर मैंने बनाया था डेमो नाम से, इसका पासवर्ड दिया था डेमो, और इसको मैंने बहुत कम परमिशंस दी हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो जब मैंने इस यूजर से लॉगिन किया ना तो मुझे यहाँ पर वो मैनेज जेनकिंस और किसी भी चीज को नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। इवन कोई बिल्ड बुल्ड भी मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास परमिशंस मैंने दिए ही नहीं है इस यूजर को। तो ये तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसी तरह से ना आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जेनकिंस में कि कौन सा यूजर के पास क्या क्या परमिशंस होनी चाहिए, है ना, वो आप कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। आपको मैनेज जेनकिंस में जाना है। मैनेज जेनकिंस में चौथा ऑप्शन है, सॉरी, एक है प्लगइन्स, मैनेज प्लगइन। मैनेज प्लगइन में जाना है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट, अवेलेबल, इंस्टॉल्ड और एडवांस। अवेलेबल का मतलब जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, सॉरी, अवेलेबल का मतलब जो जेनकिंस सपोर्ट करता है, जो जेनकिंस की रिपोजिटरी में है। इंस्टॉल्ड का मतलब जो आपने इंस्टॉल कर रखा है जितनी प्लगइन्स, ठीक है। तो इतनी प्लगइन्स मैंने बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल की हुई है ना, लिस्ट ऑफ प्लगइन्स, इसलिए मुझे यहाँ पे इतनी सारी प्लगइन्स दिख रही है। अभी मैंने बताया था ना रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, तो आपको ना ये प्लगइन डालनी पड़ेगी, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। और ये प्लगइन कैसे डालते हैं, एक ये भी क्वेश्चन है कि कोई भी प्लगइन डालते कैसे हैं। मान लो मुझे ना एक EC2 प्लगइन में चाहता हूँ कि EC2 अमेज़न के साथ में मेरी कनेक्टिविटी बने, या फिर S3 के साथ में मेरी कनेक्टिविटी बने। तो मैं यहाँ पे ना S3 लिखूंगा तो ये S3 के जो प्लगइन्स है ना, ये सारे प्लगइन्स मुझे दिखा देगा कि S3 को कौन कौन सा प्लगइन्स ये सपोर्ट करता है जेनकिंस, ठीक है। अब अमेज़न में S3 के ऊपर में मुझे कुछ कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अमेज़न S3 बकेट क्रेडेंशियल्स, ये प्लगइन यूज करो। S3 पब्लिशर्स, ये प्लगइन क्या करेगा कि कुछ भी अपलोड करेगा, दिस प्लगइन टू अपलोड फाइल्स
तो Amazon S3 buckets, है ना। तो हर एक प्लगइन के नीचे में ना उसका अपना डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ रहता है। अब मुझे मान लो EC2 के ऊपर में कुछ भेजना है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये ऑप्शंस यूज कर सकता हूँ। अगर मैं ये लिखूंगा तो इसमें बोला है कि दिस प्लगइन इंटीग्रेट्स जेनकिंस विद EC2 और एनीथिंग इम्प्लीमेंटिंग टू EC2 API सच एज उबंटू। मतलब किसी भी EC2 मशीन में अगर मुझे यहाँ से लॉगिन करनी है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, इस प्लगइन को। ठीक है, अब कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर ये बटन यूज करना है, इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट। इससे क्या होगा, आपको डाउन टाइम नहीं लगेगा किसी भी चीज को इंस्टॉल करने में। जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन में चला जाएगा। तो ऐसे करके ना हम कोई भी प्लगइन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि यार पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्लगइन डालनी है ना। तो ये चीज पता है आपको जेनकिंस का जो वेबसाइट है उससे भी पता चलेगी कि जेनकिंस के वेबसाइट में कौन कौन सी प्लगइन अवेलेबल है आपके टास्क के लिए। और थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे GCP में कोई कॉपी पेस्ट करना है किसी भी चीज को, तो मैं वहां पे GCP प्लगइन लिखूंगा, प्लगइन फॉर जेनकिन। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कि कौन सी प्लगइन मुझे डालनी चाहिए, wiki.io। तो जैसे ये बताया ना, गूगल कंप्यूट इंजन प्लगइन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अच्छा अच्छा ये वाली प्लगइन मुझे डालनी है। और इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है इस प्लगइन के बारे में, तो उसका ब्लॉग स्पॉट होता है हर एक प्लगइन का अपना एक, तो उसको आप पढ़ सकते हो और उसको पढ़ने के बाद आप वो प्लगइन डाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही अपने जेनकिंस में कोई भी प्लगइन्स को डालते हैं। अभी चलते हैं मैनेज जेनकिंस में और थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या क्या है। कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स, मतलब अगर आपको कोई यूजर और पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है किसी पर्टिकुलर, मान लो जैसे कि अभी हम लोग गिट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब अगर मुझे कोई गिट यूजर क्रिएट करना है ना, तो मैं यहाँ से जाके और एक गिट के लिए यूजर भी क्रिएट कर सकता हूँ। इंक्लूड्स करूंगा और यूजर, अब किस क्या डालना चाहता हूँ मैं, अगर वो गिट है ना, तो उसमें तो डेफिनेटली सीक्रेट टेक्स्ट पास होगा, है ना। यूजर आईडी पासवर्ड में पास करूंगा तो मैं यहाँ से कोई भी यूजर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और उस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स को मैं जॉब्स के अंदर में कॉल कर सकता हूँ। कॉल करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि वो हर एक जॉब ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। अगर आप उसको सिर्फ लिख भी दोगे कि तुम्हें जैसे ये वाली जॉब है हमारी, ठीक है, अब ये हमारी जॉब है, ये हमारा गिट था। अभी अगर हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जेनकिंस होम में जा रहा है ना। अगर हम यहाँ पे जाके ऐड करेंगे और क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी भी यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो सीक्रेट टेक्स्ट बनाया, सीक्रेट टेक्स्ट में सीक्रेट डाल दिया। अगर आपके पास कोई कीज है, API कीज है, आप वो डाल सकते हो। अगर यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है, तो आप यूजर नेम पासवर्ड भी डाल सकते हो कि मान लो आपके गिट में ये यूजर है रोशन और रोशन पासवर्ड है, आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया। आईडी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझने के लिए कि गिट एक्सेस लिख दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से लिख दो कुछ भी। तो अब ये क्या होगा कि आप जहां भी इसको यूज करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली यूजर आईडी और पासवर्ड यहीं से पढ़ेगा, आपको मैनुअली कहीं पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए वो जेनकिंस में क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी प्लेन टेक्स्ट पास नहीं करते हैं जेनकिंस के अंदर में, क्योंकि ये तो खुला हुआ है ना, जिसके पास भी परमिशन होगी वो देख लेगा। तो इसीलिए हम कहीं पर भी सीक्रेट वो नहीं पास करते हैं प्लेन टेक्स्ट में। हमेशा हम जो पास करते हैं वो एज अ क्रेडेंशियल्स पास करते हैं। ठीक है, अब नीचे में थोड़ा सा जानने लायक चीज है, जैसे मैनेज यूजर। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने एक यूजर ऐड किया था और उसको कुछ परमिशंस दिए थे। ठीक है, तो मैनेज यूजर जो है उसमें जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर से जाकर के आप कोई भी यूजर क्रिएट कर सकते हो अपने जेनकिंस में। ठीक है, मान लो मैंने एक यूजर क्रिएट किया अली, पासवर्ड दे दिया ali@123, पासवर्ड कंफर्म ali@123, फुल नेम
लोकल होस्ट क्रिएट यूजर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक नया यूजर ऐड कर लिया है ना। अब इस यूजर को कोई परमिशंस देनी है तो मुझे मैनेज जेनकिंस में जाना पड़ेगा। जैसे मैनेज यूजर था हमारे पास यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पर है मैनेज एंड असाइन रोल्स। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, मैनेज रोल्स जाऊंगा। मैनेज रोल्स में मैं सॉरी एक रोल बनाता हूँ डेवऑप्स और इसको एक्सेस दे देता हूँ सारे इधर। ठीक है, जॉब्स में भी क्रिएट जॉब, कॉन्फ़िगर जॉब, बिल्ड जॉब, कैंसिल जॉब, ये सारे मैंने परमिशंस दे दिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को, सॉरी रोल्स को। इसको सेव कर दिया। अब असाइन रोल, यहाँ पे एक रोल असाइन कर दो। अच्छा रोल तो आ ही गया है यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे यूजर को असाइन कर दो, अली। अली यूजर आ गया। इसको कौन सी एक्सेस चाहिए? डेवऑप्स। अप्लाई, सेव, लॉग आउट करो। देखो अली और अली @123। अब देखो यहाँ पे जब अली यूजर है ना, तो इनको अली यूजर को दिख रहा है क्रिएट न्यू जॉब, लेकिन जब हम डेमो यूजर से आए थे तो हमें वहां पे दिख नहीं रहा था, है ना। क्योंकि हमने अली यूजर को बोला है कि अली यूजर क्रिएट कर सकता है किसी भी जॉब को, इसीलिए वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो डेमो यूजर था उसको नहीं दिख रहा। तो इसी तरह से ना हम कोई भी यूजर को ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का, जेनकिंस के एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक्स है। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि बेसिकली बैकग्राउंड में क्या क्या फोल्डर्स और फाइल्स हैं जिसको हमें टेक केयर करना चाहिए। तो जैसे बाय डिफॉल्ट हम सबको पता है कि अगर जेनकिंस आप बेस मशीन पे चला रहे हो तो जेनकिंस को 1 सीपीयू और 2 जीबी रैम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उससे नीचे जेनकिंस नहीं चलेगा आपका। तो उतना तो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जेनकिन के लिए। दूसरा, जेनकिंस का लॉग्स जो फोल्डर होता है उसके होम डायरेक्टरी के अंदर में, तो वहां पर आपको डीबग करने के लिए आपको दिख जाएगा कि कौन से लॉग्स मुझे चेक करने हैं, कौन से फोल्डर्स को कौन सा नहीं चल रहा है जॉब, उसका अगर डीबग करना है तो आपको यहाँ पर उसके बारे में डीबगिंग दिख जाएगी कि मुझे ये फोल्डर में जाओ और इस फोल्डर में जाके उसको चेक करो। उसकी जेनकिंस की एक मेन फाइल है, वो ये है config.xml। अगर आपको जेनकिंस का कंप्लीट बैकअप लेना है विद इंक्लूडिंग ऑल प्लगइन्स, ठीक है, तो आपके पास ये फाइल होनी चाहिए अवेलेबल, जेनकिंस का config.xml। इस फाइल में आप देखोगे बेसिकली कंप्लीटली बता रहा है कि क्या क्या आपने यूजर्स बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, रोल बनाया हुआ है, डेवऑप्स रोल बनाया हुआ है, डेवलपर, है ना। तो आप हमेशा चाहोगे कि अगर यार मैं जेनकिंस को माइग्रेट कर रहा हूँ तो मुझे ना दोबारा से ये नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होगे तो वहां पर एक ही 2 रोल और यूजर नहीं होगा। वहां हो सकता है कि आपके पास 10 रोल 10 यूजर हो। ठीक है, तो आपको एज इट इज सेम चीज चाहिए तो आप इस config.xml फाइल को रिप्लेस कर दो अपनी नई जेनकिंस में ले जाके यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए ये फाइल थोड़ी सी जरूरी है आपके लिए, config.xml। बाकी सेक्रेट है जहाँ पर कि जेनकिंस का बाय डिफॉल्ट सेक्रेट्स पड़ा होता है। ठीक है, इसके अंदर में प्लगइन्स पड़ी होती है। तो ये एडमिन का सेक्रेट्स होता है बेसिकली, जो फर्स्ट टाइम आपको जरूरत होती है। एवरी टाइम ये नहीं चाहिए आपको, अच्छा इस यूजर को एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो इतना बेसिकली आपको पता होना चाहिए जेनकिंस के बारे में, और बाकी धीरे धीरे काम करते करते ही आएगा। अब मैं ना थोड़ा सा
एक क्विक डिलीवरी करता हूँ आपको। जेनकिंस में मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट क्या है? अली भाई को छोड़ के आप दोनों बताओ, मास्टर और स्लेव से आप क्या समझते हो? क्यों चाहिए? किस लिए होना चाहिए? हेलो। हेलो। यस। रोशन भाई, ये तो पता नहीं क्यों चाहिए इसमें, बट लेकिन मास्टर स्लेव में ये होता है कि जैसे स्लेव होता हम्म है, स्लेव मशीन एक्चुअली वो टास्क करती है, ठीक है। हम्म। और मास्टर होता है जो उसको वो करता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देता है। परफेक्ट, हाँ। तो मतलब मेटा डाटा काइंड ऑफ थिंग हम्म। अपने पास रखता है, परफेक्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। सही है। वेरी गुड। अब मैं बताता हूँ कि मास्टर और स्लेव का कॉन्फ़िगरेशन हमें क्यों चाहिए, है ना? हम सिंपल में भी तो चला सकते थे जेनकिंस को, तो झूठ मूठ का मास्टर और स्लेव का कहाँ से कॉन्सेप्ट ले आ दिए। अब बेसिकली क्या होता है ना कि देखो, पहले ना लोग मतलब अ, होता क्या था ना कि उतनी ज़्यादा ना सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना? तो जैसा हमने बहुत पहले क्लाउड के टाइम पे भी डिस्कस किया है कि अगर किसी को एक सर्वर चाहिए, है ना? तो वो जाता था, बोलता था कि भाई मुझे 4 GB रैम और 2 CPU का मशीन दे दो, तो उसको मिल जाता था 8 GB वाला, क्योंकि बोलता था भाई इससे छोटा तो है ही नहीं मेरे पास, तो तुम्हें वही ले जाना पड़ेगा। सिमिलरली लाइक कि आप यू नो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या करते थे पहले कि पूरा का पूरा कैब बुक कर लेते थे दिन भर के लिए, अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है। लेकिन आजकल ओला है, तो आपको पता है कि मुझे आधे घंटे का काम है, तो मैं आधे घंटे के पैसे दूंगा। लेकिन पहले वैसा नहीं होता था, है ना? तो उस केस में क्या होता था कि मुझे ना जबरदस्ती का बड़ा मशीन लेना पड़ता था जेनकिंस पे। ठीक है, अब बड़ा मशीन आ गया, तो हर एक काम इसी मशीन पे कराओ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मशीन है, ये 16 GB का 16 GB रैम वाला मशीन है ये। अब इतना बड़ा मशीन है तो इस पे सारे जॉब्स यहीं चलाओ। अगर मेरे पास 100 जॉब्स हैं, तो 100 जॉब्स यहीं पे चलाओ, है ना? और अगर समटाइम्स जॉब नहीं चल रही है, तो भी उसके पैसे देते रहो, है ना? तो ये बड़ा ही ऑकवर्ड सिचुएशन होता था, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप 100 जॉब्स को एक ही साथ ट्रिगर करोगे, ये कभी नहीं होता है। हम्म, हमेशा अगर आपके पास 100 जॉब्स हैं, तो हो सकता है कि 20 जॉब्स एक साथ ट्रिगर हो रहे हो। ठीक है, तो अदर रिसोर्सेज तो फ्री ही रह गई ना, हम पूरा रिसोर्स कंज्यूम कहाँ कर पा रहे हैं? अब हम सबको पता है कि अगर कोई जॉब्स चलेगी, तो वो मशीन का रिसोर्स कंज्यूम करेगी, वो सीपीयू लेगा ही, वो रैम लेगा ही, है ना? तो जब हम पे एज गो वाले मॉडल में आए ना, जबकि क्लाउड कंटेनर ये सब मॉडल्स आ गया, तो हमने बोला कि यार अब हमें 16 GB वाला तो जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ क्यों ना कर लें, हम एक काम करते हैं कि एक मशीन बनाते हैं हम जेनकिंस का, जिसमें कि ना सारी कॉन्फ़िगरेशंस, जॉब्स, ये सारी चीजें ना हम एक जगह रख देंगे। मतलब उस वो जो मशीन होगा जिसको हम मास्टर बोल रहे हैं, उस पे कुछ रन नहीं होगा, कोई कंपाइलेशन टास्क उस पे नहीं होगा, लेकिन उस पे क्या होगा कि सारे जॉब्स वहीं पर कॉन्फ़िगर होंगे। सिमिलरली लाइक हमारे पास अभी एक मशीन है, ठीक है? इस मशीन पे हम क्या कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट भी कर रहे हैं, और वो जॉब्स रन भी यहीं हो रहा है। ये जॉब्स रन भी यहीं पर हो रहा है ना? अगर मैं ये जॉब्स को चलाऊंगा, तो हेलो इको जो जॉब है वो यहीं पे ट्रिगर हो रही है, मतलब इसी मशीन पे ट्रिगर हो रही है, और इसी मशीन पे वो हेलो इको रन करके मुझे दे भी रहा है आउटपुट, है ना? तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी इस तरह का कुछ हो ना, कि अगर कोई रोहित आए और रोहित को अपने डिपार्टमेंट के लिए उसको जॉब ट्रिगर करनी है, तो उसका जॉब जो है ना वो 30 मिनट में कंप्लीट होता है, मान लो। ठीक है, दैट मीन्स कि रोहित जो है ना, जब वो जॉब चलाएगा, तो 30 मिनट तक उसको एक पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 CPU 4 GB रैम, एग्जैक्टली उसको इतना ही चाहिए रोहित को। ठीक है, और जैसे ही वो काम हो जाए रोहित का, ठीक है, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली अनयूज्ड अगर है तो वो बंद भी हो जानी चाहिए। जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आई, तब हमने वहां पर मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट जेनकिंस में यूज करना स्टार्ट किया। उसमें हमने क्या बोला कि मास्टर जो है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को होल्ड करेगा,
जो जॉब्स की कॉन्फ़िग है उसको होल्ड करेगा, मतलब सारी जॉब्स की चीज़ें वहीं पे लिखी होंगी, लेकिन जो एक्चुअल टास्क है ना वो परफ़ॉर्म होगा किसी एक इंस्टेंस के ऊपर में या फिर कंटेनर के ऊपर में। ठीक है, तो स्लेव जो होते हैं वो 2 तरह के स्लेव्स हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जेनकिंस में। एक स्लेव होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक स्लेव का काम क्या है और डायनेमिक स्लेव का काम क्या है? स्टैटिक स्लेव जो है इसका काम है 24/7 चलते रहना। जैसे ही मास्टर से कोई ऑर्डर आया, अपने ऊपर वो टास्क लेना और उसको कंप्लीट करके दे देना। ठीक है, फिर चुपचाप से खाली बैठ जाना। डायनेमिक स्लेव का काम क्या है? डायनेमिक स्लेव क्या होती है कि जैसे ही आपके पास कोई टास्क आई, सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस प्रोविजन होगा। उसके बाद जो भी कोड का चेकआउट है ना, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िग में, स्टेप्स 1 2 3 4, है ना, कोड कंपाइल करो, कोड को पुश करो, जो भी चीजें हैं कंपाइल करो और डाउनलोड करो, जितनी भी टास्क आपने लिखी हैं लिस्ट में, वो सारा काम ये खुद के ऊपर ले करके सारा काम को फिनिश करेगा। फिनिश करने के बाद ये डेड हो जाएगा, स्लेव डेड हो गया, अब ये यूज में नहीं है तो ये मर गया। ठीक है, फिर दोबारा जब जरूरत पड़ी फिर से प्रोविजन कर लिया। तो इसमें हम थोड़ा सा और सेविंग कर सकते हैं, है ना। हम हमेशा 24/7 नहीं चला रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी थोड़ी सी सेविंग्स इस केस में हो जाएगी, डायनेमिक स्लेव्स के केस में। तो इसीलिए स्लेव्स को यूज किया जाता है, और स्लेव्स में 2 तरीके के स्लेव होते हैं, मास्टर और सॉरी स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, दोनों तरीके ऐसा नहीं है कि स्टैटिक स्लेव्स की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टैटिक स्लेव्स की भी जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो हमें सम यूज केसेस हमारे पास ऐसे आएंगे जहां पर कि आप स्टैटिक स्लेव्स को ही प्रेफर करोगे कि हम स्टैटिक स्लेव्स ही यूज करें। ठीक है, तो किस तरह के यूज केसेस, जैसे मान लो कि एक सेलेनियम जॉब चलानी है आपको विंडोज के ऊपर में, विंडोज मशीन पे सेलेनियम जॉब चलती है। ठीक है, तो वो जब जॉब्स चलती है तो बेसिकली वो 8-9 घंटे लेती है चलने में। तो उस केस में आप सोचोगे कि मैं स्टैटिक स्लेव को यूज कर लूं, ताकि मैं नाइट में एक कंप्लीटली 10 घंटे तक उस जॉब्स को चलाऊं और दिन भर उसी स्लेव के ऊपर में मैं छोटी छोटी जॉब्स चलाता रहूं। तो इस केस में आप डेफिनेटली यही यूज करोगे स्टैटिक। लेकिन अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि यार 5 जॉब है, ठीक है, और दिन भर में एक ही जॉब ट्रिगर हो रही है, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली आप ऐसा नहीं चाहोगे कि मुझे 24/7 चलाना पड़े, आप वहां पे डायनेमिक स्लेव यूज करोगे। तो ऐसे इस तरह के सिनेरियोज के ऊपर में ही आप डिसाइड करोगे कि कौन सी स्लेव्स आपको यूज करनी है, मास्टर यूज करनी है या सॉरी कौन सा स्लेव यूज करना है, स्टैटिक या डायनेमिक। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है अपने पास? नहीं है? है कि जैसे ये कैसे पता चलेगा डायनेमिक को कि मेरे को कौन सा मशीन जो है लॉन्च करना है? क्या वो उसी कॉन्फ़िग स्क्रिप्ट में ही लिखा रहेगा कि हाँ, कोई जैसे हम क्या यहाँ पे टेराफॉर्म वगैरह यूज़ करेंगे कि हम उसको बता देंगे कि हमें T2 माइक्रो चाहिए, या मिनिमम कोई भी जो भी उसकी मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट है जेनकिंस को रन करने की, बस वो चला देंगे? क्योंकि एप्लीकेशन तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो जो हम कर रहे हो वो कोई बड़ी एप्लीकेशन हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल हो गया। परफेक्ट। सो बेसिकली जो भी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि ये पता कैसे चलेगा कि मुझे मशीन लॉन्च करनी है और कैसे लॉन्च करनी है ना, तो इसका ना एक डेमो कल हम करेंगे स्लेव को, कि स्टैटिक और डायनेमिक स्लेव्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे लॉन्च करते हैं। बट डेमो से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी स्लेव की कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं ना, तो वहां पर हम उसको बताते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। ठीक है, ऑन डिमांड बनना है या फिर तुम्हें हमेशा चलता हुआ मशीन बनना है। तो जैसे ऑन डिमांड अगर मुझे बनाना है तो मुझे ना थोड़ा वो पास करना पड़ेगा, AMI। जैसे हम ऑटो स्केलिंग में AMI पास करते थे, याद है? हम पहले से AMI पास कर देते थे कि हमेशा इसी AMI के साथ में मशीन लॉन्च हो, है ना,
एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज हम पास करते थे, तो वो सब चीजें ना आपको पहले से ही पास करके देनी पड़ेंगी, क्योंकि जेनकिंस को कुछ भी नहीं पता है। जेनकिंस को सिर्फ इतना पता है कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को ट्रिगर करने से मशीन बन जाएगी, ठीक है, लेकिन कौन सी मशीन बनेगी ये सब उसको नहीं पता है। तो वो सब चीजें हमें बाय डिफॉल्ट उसमें डालनी पड़ेंगी। यहाँ से मैनेज जेनकिंस में जाना है, मैनेज जेनकिंस में जा करके मैनेज नोड्स में जाना पड़ता है, और मैनेज नोड्स में जाके वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ती है। मैनेज नोड्स में जाना है और यहाँ पे जाके आपको न्यू नोड ऐड करना पड़ेगा, और परमानेंट एजेंट है या क्या है ये मैं एक डेमो आपको बताऊंगा ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं। अभी जस्ट फॉर थ्योरी पर्पस मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके के स्लेब्स होते हैं। तो कल मैं आपको वैसे दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा सामने में, स्टैटिक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और डायनेमिक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट सा नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। आज मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल सिंपल सा बस पता चले कि जेनकिंस का टास्क क्या है और कितना किस किस तरीके से हम टास्क कर सकते हैं जेनकिंस में। एक छोटा सा चीज मैं थोड़ा सा और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मान लो कि जो इस मशीन पे जेनकिंस चल रही थी ना, वो मशीन डिलीट हो गई समहाउ किसी से गलती से, है ना। अब डिलीट हो गई तो इसमें मान लो कि यहाँ पे ना ये 3 जॉब्स थे हमारे पास, ठीक है, तो इन तीनों जॉब्स की कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होगी, है ना। तो ये जो जॉब्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये भी तो उसके साथ चली गई, ठीक है। तो कोई तरीका है जो कि हमें दोबारा से ये जॉब्स को कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, और नया मशीन जब हम बनाएं तो उसमें ये सारे जॉब्स हम ऑटोमेटिकली बना सकते हैं सेम टू सेम। ऐसा कोई तरीका हमारे पास है क्या? जैसा कि आपने बताया था वो config.xml फाइल होती है, उसका हम अगर बैकअप कर ले रखे हैं तो अगर हम्म। इनकेस डिलीट भी हो जाता है तो उसको हम दोबारा जब इंस्टॉल करेंगे तो उसी XML फाइल को वहाँ कॉपी कर देंगे तो हम्म। हमारा एज इट इज आ जाएगा फिर से वही। ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है, और ये हमने भी एक मैंने किया भी था एक बंदे के लिए प्रोजेक्ट में। तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक हम ना यहाँ पे जेनकिंस जॉब बना के, है ना, और config.xml फाइल को S3 में डेली बैकअप ले रहे थे हर रोज, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि आप S3 में बैकअप ले रहे हो, है ना, अपने कॉन्फ़िग का, और जब भी जॉब आपकी मर जाती है या जेनकिंस मर जाता है तो एज इट इज आपकी हर एक जॉब की कॉन्फ़िग फाइल है ही, तो आप उसको वहां से रिप्लेस करा सकते हो, ठीक है। या फिर आपने कोई नया जेनकिंस बनाया तो उसमें भी आप सेम टू सेम बना सकते हो। लेकिन मान लो कि आपकी ना ऑर्गेनाइजेशन इसमें एग्री नहीं होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है नहीं यार तुम ये क्या लेके आ गए कि नया अब S3 के पैसे देने पड़ेंगे मुझे, मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे कोई और तरीका बताओ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई और तरीका है क्या? तो सिंपली हम गिट हेलो। में भी तो रख सकते हैं या किसी रेपोजिटरी में भी अपनी लोकली इस फाइल्स को, तो उस केस में तो हमें S3 लोकल शेयर फोल्डर में भी तो रख सकते हैं ना स्टोरेज में। नहीं, तो फिर एक तरीका ये है, उसको बोलते हैं जेनकिंस फाइल। जेनकिंस फाइल, ठीक है। ये तरीका क्या बोलता है कि आपकी जो जॉब है ना, जॉब में क्या होती है, स्टेप्स होता है बेसिकली, है ना, कि किस स्टेप्स में क्या काम करना है, यही तो होता है और क्या होता है, कुछ भी नहीं। अब मुझे यहाँ पर इस जॉब में इको कराना था। हम्म, हम्म, तो मैंने स्टेप 1 में लिख दिया इको, मान लो इसको मैंने लिख दिया बिल्ड कोड, तो ये एक स्टेप बन गया, ठीक है। मैं फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट सेल लिखी और इसको लिखा डिप्लॉय कोड, तो ये एक स्टेप 2 हो गया, ठीक है। डिप्लॉय कोड में मैं लिख रहा हूँ इको डिप्लॉय, ठीक है। तो ये स्टेप बन गया, 2 स्टेप हो गए मेरे, है ना। जब मैं बिल्ड चलाऊंगा यहाँ से तो ये दोनों स्टेप्स 1 बाय 1 कॉल हो जाएगी।
एक बार बिल्ड वाली स्टेप कॉल होगी, एक बार डिप्लॉय वाली स्टेप कॉल होगी। इसने पहले हेलो फ्रेंड किया, फिर डिप्लॉय किया, ठीक है। ये दो अलग अलग स्टेप्स हो गए मेरे लिए। तो जेनकिंस फाइल में क्या होता है कि एक फाइल बनाओ, है ना, और उसमें अपने सारे स्टेप्स लिख दो, जो भी तुम्हें स्टेप्स चाहिए, ठीक है। उस केस में जब आप ये काम कर रहे हो, जेनकिंस फाइल वाला काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ना फिर वो जॉब्स के अंदर में कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव होने की जरूरत नहीं पड़ती है। रन टाइम में आपके लिए जॉब्स क्रिएट होगा एवरी टाइम। हर एक बिल्ड पे एक जॉब क्रिएट हो जाएगा, मतलब उसी जॉब को जो भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन है या कुछ करना है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्रिएट होने के बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारी जो भी स्टेप्स आपने डाले हैं वो स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जेनकिंस फाइल में कैसे बनाते हैं। आप क्या करते हो कि एक ना फाइल में आपने कंटेंट लिख दिया, ठीक है, और वो सारे कंटेंट को आपने एक फाइल में डाल के कॉपी पेस्ट कर दिया, कहाँ पे, गिटहब पे। तो आप लोगों को याद होगा हमने एक चलो प्रोजेक्ट शायद हमने किया नहीं है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि हम सेकंड में CI/CD कर रहे थे जेनकिंस फाइल के ऊपर में, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को आइडिया दे देता हूँ एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। और अभी हमने जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाया था ना, इस बार हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस बार हमें यहाँ से जाके न्यू आइटम जब हम यूज करेंगे तो हमें ये बनाना पड़ेगा पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन जब आप चूज करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट, चलो मैं पाइपलाइन बनाता हूँ, डेमो न्यू पाइपलाइन, पाइपलाइन मैंने यहाँ पाइपलाइन चूज किया है, ठीक है। अगर मैं फ्री स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो ये वाइट हो जाएगा, तो पाइपलाइन चूज किया, इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद में अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM, जब आप ये ऑप्शन चूज करोगे ना तो ये क्या करेगा कि हर एक बार गूगल उससे गिट से डाउनलोड करेगा आपको यहाँ पे गिट की रिपोजिटरी देनी पड़ेगी, क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, और वहां पर वो जाएगा गिट के उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में और इस फाइल को ढूंढेगा कि जेनकिंस फाइल कहाँ पर पड़ा है। अगर उसको जेनकिंस फाइल मिल गया तो वो सारे के सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और एक हेलो हेलो, हाँ जी रोशन भाई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बेसिकली क्या होगा कि जो गिट में जहां पर कोड रिपोजिटरी होगी ना कोड की, उसी जगह पर ये फाइल्स भी पड़ी होगी। वो कैसे होगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो आज मैं थोड़ा ना डेमो नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो, है ना, बट इसको जस्ट एज अ रेफरेंस वाला क्लास समझना है। डेमो वाले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा एग्जैक्टली। ये रहा। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर हमारा कोड पड़ा हुआ है ना, SRC डॉकर फाइल पड़ी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे जेनकिंस फाइल, है ना। अब उस जेनकिंस फाइल में हम ना जो भी काम कर रहे थे, इसमें जो भी काम का मतलब जो भी स्टेप्स की कोड को चेकआउट करना है, फिर कंपाइल करनी है, फिर डॉकर की इमेज बनानी है, ये सारा काम हम उसमें लिख देंगे, उस जेनकिंस फाइल के अंदर लिख देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इस फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेजेस, है ना। उसके बाद स्टेज, एक एक करके स्टेज लिखा हुआ है ना। तो पहला स्टेज में क्या करना है, मैंने जस्ट नाम लिख दिया वार्म अप। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आज पर योर रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, स्टेज 1 स्टेज 2 कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा फाइल सिस्टम स्टेटस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट चला रहा हूँ, है ना, जो कि ऐसा कुछ फाइल जनरेट करेगा इस लोकेशन पे, और उस फाइल को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। बस यही काम करना है मुझे, ठीक है। तो इसी तरह से आप मल्टीपल स्टेप्स भी लिख सकते हो। और ये जो दिखा रहा हूँ मैं फाइल आपको, ये डिक्लेरेटिव पाइपलाइन कहलाता है, जेनकिंस की डिक्लेरेटिव पाइपलाइंस। जेनकिंस फाइल
भी कहते हो आप, और लिखने का जो तरीका है उसको आप बोलते हो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ठीक है, जेनकिंस में डिक्लेरेटिव पाइपलाइन होती है। तो बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो आपको देखने से भी नहीं लग रहा होगा ये, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे 4 ही स्टेप्स लिखने हैं तो 1 2 3 और 4। ठीक है, बस आपको यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप स्टेजेस, अच्छा सबसे पहला है पाइपलाइन, आपको बताना पड़ेगा, ये सिंटैक्स होता है। एजेंट एनी का मतलब होता है कि आपके पास कोई एजेंट नहीं है, आप मास्टर पे ये काम करना चाह रहे हो। ये पूरी एक्टिविटी जो है ना, ये आप मास्टर पे करना चाह रहे हो, इसलिए आपने लिखा है एजेंट एनी। अगर आपके पास कोई स्लेव मशीन है, कोई एजेंट है, तो आप यहाँ पर उस एजेंट का नाम दोगे कि ये नोड है, इसके ऊपर ये सारी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कि पहला टास्क। अब मैंने एक चीज बोला था आपको कि ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर स्टेजेस है, स्टेजेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो आपने लिखी है ना, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, ये सारी चीजें स्टेजेस के अंदर होनी चाहिए। देखो स्टेजेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इस लोकेशन पे रेड है ना, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके बाद ये सारी स्टेजेस, अलग अलग स्टेज है, और कोई भी स्टेज जहाँ से स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ब्रेसेस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जेसन समझ रहा है ना, तो जेसन को थोड़ा सा स्टॉप और स्टार्ट चाहिए होता है। जैसे YML को स्टार्ट स्टॉप चाहिए होता है, उसी तरह ये जेसन लैंग्वेज है ना, तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिंटैक्स में कहीं पर ऊपर नीचे हो गई तो फिर वो बहुत दिक्कत करेगा आपको किसी भी जॉब्स को चलाने में। ठीक है, तो मान लो मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। और मैं अपने पाइपलाइन स्क्रिप्ट में जाता हूँ। इस समय मैंने कोई जेनकिंस फाइल यूज़ नहीं की है, तो इस समय मैं क्या यूज़ करूँगा। अगर आप जेनकिंस फाइल यूज़ नहीं कर रहे हो तो पाइपलाइन स्क्रिप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर से आप पाइपलाइन स्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो आप के साथ में वो प्रॉब्लम रहेगी कि अगर जेनकिंस डाउन हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, नया जेनकिंस है माइग्रेशन वाला, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि पाइपलाइन स्क्रिप्ट कैसे बनती है। इस पे मैंने बस कुछ नहीं था, इस पे मैंने बोला था कि जावा का वर्जन मुझे बताओ, है ना। ये कमांड मैंने चलाई थी जावा माइनस वर्जन, तो इसने मुझे जावा का वर्जन दिखा दिया। अब जो पाइपलाइन होती कैसी है, वो ऐसी दिखती है, थोड़ी सी ऐसी प्यारी सी दिखेगी आपको पाइपलाइन स्क्रिप्ट, सॉरी पाइपलाइन। अब एक थोड़ा सा बना बनाया जॉब अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो बेसिकली ये ऐसा दिख रहा है कुछ, है ना। ये नाम है, ये आप कुछ भी डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो, शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल स्टेजेस, है ना। कंपाइल करो कोड को, फिर उसको आर्काइव में डालो, फिर वहां से डाउनलोड करो, ऐसा सब कुछ स्टेज में था। तो वो सारी स्टेप्स भी ना आप इसी तरह से डाल सकते हो, और उसके अंदर में बेसिकली कुछ कर नहीं रहे हो आप, वहां पर भी कमांड ही चला रहे हो। जो जो कमांड आपको जिस जिस स्टेज में जरूरत है वहां पर वो कमांड आप चलाओगे, कि हाँ यहाँ पर अगर कंपाइल कोड मैंने लिख रखा है तो इस जगह पे कोड को कंपाइल करने के लिए जो कमांड है वो मुझे डालनी चाहिए। फिर अब आर्काइव में डालने के लिए जो कमांड है तो वो मुझे यहाँ डालनी चाहिए। तो ऐसा कुछ करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दूंगा, उस टास्क को आप लोग बना लेना। फिर हम जब मैं कल आऊंगा ना, कल हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो कल जब हम लोग कनेक्ट होंगे तो मैं एक प्रॉपर डेमो आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा, थोड़ा सा जेनकिंस के ऊपर में, जिसमें कि मैं एक फ्री स्टाइल बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट करूंगा इस प्रोजेक्ट का। कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट, ये वाले प्रोजेक्ट का, बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट फ्री स्टाइल जॉब। ये फ्री स्टाइल जॉब करेंगे इस प्रोजेक्ट पे। और मैं क्या करूंगा, स्लेव कॉन्फ़िगर करूंगा। स्लेव कौन सा होगा, स्टैटिक
एंड डायनामिक, ये दोनों स्लेव जो होंगे ये EC2 पे होंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, राइट? हाँ राइट, आ रही है। ओके, परफेक्ट। ये टास्क मुझे करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। स्टैटिक डायनेमिक स्लेव होगा, बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट होगी फ्री स्टाइल जॉब में, हाँ, और एक पाइपलाइन जॉब भी बना लेते हैं। पाइपलाइन जॉब करना है सेम, इसके लिए यूज जेनकिंस फाइल। मैं इसमें जेनकिंस फाइल का एक एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली जेनकिंस फाइल में कैसा बता रहा था। और इसी जेनकिंस फाइल को मैं एक पाइपलाइन स्क्रिप्ट में भी बनाऊंगा, पाइपलाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इतना कल हम लोग डेमो में करेंगे। आज जो आप लोगों को टास्क दूंगा मैं, जेनकिंस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और इसको डिलीट मत करना, इसको रहने देना EC2 मशीन पे। उबंटू या जो मर्जी कर लो, मतलब उबंटू तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है अपने को यूज़ करना ना, तो उबंटू 16 वो ही कर लेना, ज़्यादा बेहतर होगा। और इस मशीन पे 2-3 काम करके रखना आप लोग। मेवन इंस्टॉल करके रखना, ठीक है, और एक यूज़र ऐड कर लेना। जैसे अभी रोल बेस्ड हमने किया था ना, उसको रोल बेस्ड डाल के, मतलब मल्टीपल यूजर, एक ही नहीं, मल्टीपल यूजर आप ऐड कर लेना, और थोड़ा सा उसमें ना देखना कि, और प्लगइन्स, मल्टीपल प्लगइन्स इंस्टॉल करके देखना कि कैसे प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए ना यूजर वाले के लिए मुझे एक अच्छा सा ब्लॉग मिला था, मैं ये शेयर कर देता हूँ, इसमें फोटो के साथ में दिया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। यूजर ऐड रोल बेस्ड, ये रहा। तो आज के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टास्क है नहीं, आज के लिए टास्क मेरे ऊपर ही है, ये काम आप लोगों को करना है। ये काम करना है। बाकी मैं जब कल मिलूंगा आप लोगों से तो मैं वो टास्क वाला भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है, और ये सारे टास्क डेमो काइंड ऑफ मैं करके आऊंगा। टास्क फोल्डर अपडेट और जेनकिंस, ये थोड़ा सा ना बड़ा चैप्टर है समझ लो जेनकिंस ना, तो इसको थोड़ा सा हमें ना ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब आप बैठोगे ना इंटरव्यू में, तो वो इंटरव्यूअर थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है, समझे, कि आपने क्या क्या काम किया है जेनकिंस के ऊपर में, जेनकिंस में मास्टर स्लेव क्यों यूज करते हैं, कैसे करते हैं, स्टैटिक डायनेमिक क्या होती है, और सबका फोकस डायनेमिक ही होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों पे थोड़ा सा पूछेगा। और फिर वो पूछेगा आपको कि अपग्रेड कैसे करोगे जेनकिंस को, जेनकिंस का बैकअप क्या लोगे, कैसे लोगे, अगर कहीं रिस्टोर करना है तो कैसे करोगे। तो जेनकिंस का बैकअप अगर मुझे लेना है तो config.xml फाइल है मेरे पास, उसका बैकअप मैं लेके अपलोड कर दूंगा। फिर वो बोलेगा आपसे कि अच्छा जेनकिंस के जॉब्स को कैसे तुम बैकअप लोगे, तो आप उसको बता सकते हो कि एक्चुअली हम लोग तो जेनकिंस फाइल यूज करते हैं, तो हमें उस केस में बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास जेनकिंस फाइल नहीं है, आप अगर फ्री स्टाइल जॉब्स क्रिएट करते हो मोस्टली, तो उस केस में आपको जेनकिंस के जॉब्स की बैकअप लेने की जरूरत है। और वहां पे आप जॉब्स के अंदर में, वर्क स्पेस के अंदर एक टास्क या जॉब्स नाम का फोल्डर होता है, जिसमें कि जा करके आप सारे जॉब्स का जो कॉन्फ़िग फाइल है, एक्सएमएल फाइल, उसको हर एक जॉब्स की एक्सएमएल फाइल को आप उठा लो, ताकि आप आगे जब जाओगे रिप्लेस मारने तो आप उसी को अपलोड कर दो, ठीक है, तो वहां से आप उसको बैकअप लेके रिस्टोर कर सकते हो। तो यही सब बेसिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपसे वो बेसिकली वो सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि जेनकिंस इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये वो। कोई भी बंदा आजकल के डेट में वही चाहता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन कितने अच्छे से पता है जेनकिंस की, ठीक है, तो जनरली यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेनकिंस में मोस्टली। बाकी अगर कोई क्वेश्चन